नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। छात्र जीवन में सबसे अहम पड़ाव होता है 12वीं का एग्जाम, क्योंकि यहीं से बच्चों की आगे की दिशा तय होती है। इस परीक्षा के नंबर से ही आगे का करियर तय होता है। मेडिकल, इंजीनियरिंग, शिक्षा या फिर लॉ की पढ़ाई होगी। पर कोरोना के कारण परीक्षा को रद्द किया गया है। ऐसे में अब क्या होगा, यही जानने की कोशिश आज हम अपने इस कार्यक्रम में करेंगे। तो सभी जगहों की 12वीं बोर्ड की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। सीबीएसई, आईसीएसई के साथ साथ मध्य प्रदेश के भी बोर्ड परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में हालांकि अलग पैटर्न से एग्जाम लिया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि 12वीं बोर्ड की परीक्षा को रद्द किया गया तो आगे की दिशा क्या होगी, क्योंकि जिस आधार पर बच्चे अपने आगे के लिए, करियर के लिए चुनते हैं सब्जेक्ट, उसमें अब किस तरीके से एंगल होगा और क्या विकल्प होगा, ये जानने समझने की कोशिश करें। और 12वीं बोर्ड जैसे एग्जाम्स अगर नहीं होते हैं तो इसका बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ता है, इस पर भी हम अगले 1 घंटे तक हम चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश में 12वीं बोर्ड की परीक्षा को रद्द कर दिया गया। प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने अधिकारियों के साथ बैठक में यह फैसला लिया। दरअसल केंद्र सरकार ने सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी, जिसके बाद ये आसार बताए जा रहे थे कि मध्य प्रदेश में भी 12वीं की बोर्ड की परीक्षा रद्द हो सकती है और रद्द कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द करते हुए प्रमुख तौर पर यह कहा कि बच्चों से ज्यादा जरूरी अभी उनकी जिंदगी है, ताकि एग्जाम आगे भी हो सकते हैं। तो सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द हुई, आईसीएसई की रद्द हुई, उसके बाद मध्य प्रदेश बोर्ड के एग्जाम्स भी रद्द कर दिए गए हैं। तो 10वीं की तरह 12वीं के छात्र भी प्रमोट होंगे। असेसमेंट के आधार पर तय किया जाएगा। अब जो मुख्य विषय 11वीं 12वीं के होते हैं बच्चों के, उस आधार पर जो मुख्य विषय होते हैं, चाहे कॉमर्स की बात करें, साइंस की बात करें या मैथ साइंस की बात करें, उस आधार पर जो प्रमुख सब्जेक्ट होते हैं उनके असेसमेंट के आधार पर ही अब तय किए जाएंगे। तो छात्रों के साल भर के मूल्यांकन के आधार पर अब रिजल्ट बनेगा। अब ये देखने वाली बात होगी कि ये रिजल्ट कितना मान्य होगा आगे चलकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। परसेंटेज किस आधार पर तय होंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव होता है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे साथ साथ में या तो इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं या फिर मेडिकल की तैयारी करते हैं या फिर लॉ पढ़ाई के लिए भी तैयारी करते हैं, और यहां से ही वो अपने आगे की ग्रेजुएशन की पढ़ाई शुरू करते हैं। ऐसे में 12वीं बोर्ड का एग्जाम रद्द हो जाना, इसका क्या असर होगा, इस पर आज हम अपने बड़े पैनल के साथ में चर्चा करेंगे। हमारे साथ में शिक्षाविद, प्रिंसिपल और मनोचिकित्सक भी जुड़ेंगे हमारे साथ में। उनसे हम जानेंगे कि आखिर जब 12वीं बोर्ड जैसे एग्जाम्स रद्द होते हैं तो इसका क्या असर होता है। और एक पूरा पैनल हमारे साथ में जुड़ रहा है। सबसे पहले परिचय में करा दूं, डॉक्टर शामली चटर्जी हमारे साथ में जुड़ रही हैं, शिक्षाविद हैं इंदौर से। डॉक्टर शामली, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। हमारे साथ हमारी संवाददाता प्रिया पांडे भी जुड़ रही हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद डॉक्टर राहुल शर्मा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। डॉक्टर राहुल साइकियाट्रिस्ट हैं। डॉक्टर राहुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और आकांक्षा सैमुल हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं, प्रिंसिपल हैं केंद्रीय विद्यालय की। आकांक्षा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। चलिए, आप तीनों से हम विषय को लेकर अलग अलग चर्चा करें, उसके पहले हम अपने संवाददाता से बात कर लेते हैं। प्रिया, 12वीं बोर्ड का एग्जाम हर बच्चे के लिए एक मील का पत्थर होता है, क्योंकि इसके आगे ही उसके करियर की, उसकी जिंदगी की एक अहम शुरुआत होती है। छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें 12वीं बोर्ड के एग्जाम्स की, क्या स्थिति है और क्या पैटर्न यहाँ पर लागू किया गया परीक्षा का, ये बताएं। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जो है ऑनलाइन पैटर्न में कह लें कि परीक्षाएं ले रहा है। वो पहले बच्चों को उत्तर पुस्तिका और प्रश्न पत्र दे रहा है, और उसके बाद जो है बच्चों को 5 दिन के भीतर ये लिख कर जमा करने को कहा गया है। ये इसलिए ताकि भीड़ इकट्ठी ना हो। यदि बच्चों को परीक्षा सेंटर तक, परीक्षा केंद्र तक बुलाया जाता तो ये स्थिति थी, ये संभावनाएं थी कि कहीं ना कहीं बच्चे संक्रमित हो जाते। इसको देखकर
माध्यमिक शिक्षा मंडल, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने ये फैसला लिया है। अब सीबीएसई 12th बोर्ड की परीक्षाएं जो हैं वो रद्द हो गई हैं और इससे सीधा सीधा असर छत्तीसगढ़ के 37,000 लगभग 37,000 बच्चों पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। बच्चे क्या सोचते हैं इस परीक्षाओं के बारे में, उनको क्या लगता है कि परीक्षा रद्द होनी थी या नहीं होनी थी, या सरकार को इसके लिए क्या वैकल्पिक और व्यवस्थाएं करनी थी, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ कुछ छात्र मौजूद हैं। ये सभी छात्र 12th में हैं और सीबीएसई की परीक्षा इस बार 12th के लिए दिलाने वाले थे। पहले बात करते हैं, क्या लगता है आपको, परीक्षा रद्द होनी थी, नहीं होनी थी, या कोई और वैकल्पिक व्यवस्था थी? इसके लिए कुछ अल्टरनेटिव निकालना था उन लोगों को, क्योंकि कैंसिल नहीं करनी चाहिए थी। या तो शॉर्ट टर्म के लिए लेते या फिर मेन सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग ले लेते। आप मानती हैं कि परीक्षाएं पूरी तरीके से रद्द नहीं करनी थी? और भी बच्चे, इनसे भी बात करते हैं। क्या लगता है कि अल्टरनेटिव विकल्प क्या हो सकता था? यदि परीक्षाएं रद्द नहीं की जाती तो दूसरा विकल्प क्या था सरकार के पास? ऑल्टरनेटिव्स ये हो सकते थे कि हम पेपर को 3 घंटे की जगह 30 मिनट या 1.5 घंटे का कर सकते थे, और हम एग्जाम सेंटर्स को बढ़ा सकते थे, या फिर हम पेपर को मल्टीपल डेज में कंडक्ट कर सकते थे, जैसे कि हमारे जेई के एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं। जी। अच्छा, अब जब परीक्षाएं रद्द हो गई हैं, क्या डिफिकल्टीज आएंगी आने वाले समय में? क्या लगता है कि परेशानियां क्या क्या होंगी? मैम, काफ़ी टाइप की परेशानियां आने वाली हैं, क्योंकि जिस हिसाब से एग्जाम्स कैंसिल किए जा रहे हैं, काफ़ी बच्चे हैं जिनका फोकस पढ़ाई से हट चुका है और काफ़ी बच्चों का और हटता जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। जो नहीं होना चाहिए। अब आने वाले करियर की अगर आप लोगों की बात करें, क्योंकि 12th बेसिक होता है, 12th के बाद ही हम देखते हैं कि आगे जो पथ हम चुनते हैं वही जिंदगी भर चलता है, लेकिन अब 12th की परीक्षाएं हुई नहीं। आने वाले समय में चुनौतियां कैसे बढ़ेंगी आप लोगों की? हमको फेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि 12th हमारा बेसिक क्लियर नहीं है, तो हमें कॉलेज यानी जिस टाइप का हो रही है, जिस टाइप की अभी कोरोना के टाइप से चल रहा था, तो हमको आगे प्रॉब्लम फेस बहुत करनी पड़ेगी। अच्छा, क्या लगता है कि सरकार क्या ऐसा कर सकती थी कि बच्चे सुरक्षित भी रहें और परीक्षाएं भी हो जाएं, या क्या पैटर्न सरकार जो है वो अपना सकती थी? गवर्नमेंट को ये करना चाहिए था कि जितने भी बोर्ड सेंटर्स थे उन सबको बढ़ा देना चाहिए था, और जैसे 6-6 फीट की दूरी में रखते, ताकि बच्चे भी सुरक्षित रहे और सब यूज कर सकते थे। बिल्कुल। और भी छात्र हैं, उनसे भी बात करते हैं। 12th बोर्ड की परीक्षाएं रद्द हो गई हैं, आप भी 12th में हैं, क्या लगता है ये फैसला आपको, इस फैसले पर आप सोचते क्या हैं? नहीं, ये फैसला तो बहुत सही है, क्योंकि कोरोना की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि सारे बच्चे लगभग यही सोचते हैं कि कैंसिल होना चाहिए। हाँ, ये जरूरी है, 12th बोर्ड एग्जाम्स होना जरूरी है, पर हमें ऐसा लगता है कि ये कैंसिल हुए तो ठीक हुआ है। ठीक हुआ है। अगर परीक्षाएं नहीं कैंसिल होती तो चुनौतियां भी बढ़ सकती थी, लेकिन अब परीक्षाएं कैंसिल हो गई हैं, इससे क्या लग रहा है कि आने वाले समय में आप लोगों के लिए क्या चुनौतियां बढ़ जाएंगी, डिफिकल्टीज क्या क्या होंगी? मैम, एक तरह से तो सही है बोर्ड एग्जाम कैंसिल होने हैं, क्योंकि फंगस ऐसी चीज है, अब 3rd लेयर हम बच्चों के लिए है। बहुत सही किए हैं कि एग्जाम कैंसिल हो, आगे कर भी सकते थे बट टाइम जाते ही जा रहा था जी, तो सही किए हैं एग्जाम कैंसिल। और भी छात्र इनसे भी बात करते हैं, क्योंकि इस वक्त जरूरी यह है कि परीक्षा रद्द तो हो गई, लेकिन अल्टरनेटिव क्या कर सकते हैं और छात्र अल्टरनेटिव को लेकर क्या सोचते हैं, इस पर भी बात करना जरूरी है। क्या लगता है कि सरकार अल्टरनेटिव के लिए क्या कर सकती है, कि क्या ऐसा विकल्प रखा जाए कि बच्चों की जो स्तर है, शिक्षा का स्तर है खासकर, वो बना रहे? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए, इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए ऑलरेडी एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, तो अब हमें ये करना चाहिए कि हमें कॉलेजेस में एडमिशन के लिए और सभी प्रेस्टिजियस कॉलेज में एडमिशन्स के लिए हमें एंट्रेंस एग्जाम्स निकालने चाहिए, और तभी लेना चाहिए एंट्रेंस एग्जाम जब कोरोना की सिचुएशन काफ़ी नॉर्मलाइज हो जाए। बिल्कुल। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अगर विकल्प की बात की जाए तो विकल्प के तौर पर क्या रखा जा सकता है? अगर बोर्ड एग्जाम कैंसिल होगा, इसका ये मतलब है कि आपको जो आप डिजर्व करते हो मार्क्स वो तो मिलेंगे नहीं, तो आपको एडमिशन में भी प्रॉब्लम होने वाली है। तो उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम्स ही बेस्ट है, कि जिसकी जो एबिलिटी है वो आप देख सकते हो, और उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको कॉलेजेस मिल सकता है, तो एंट्रेंस एग्जाम बेस्ट ऑल्टरनेटिव है। बिल्कुल। तो मिला जुला मत है छात्रों का, कुछ कह रहे हैं कि सही भी है, क्योंकि संक्रमण का दौर है, तीसरी लहर की बात है, और तीसरी लहर में छात्रों पर सबसे ज्यादा असर होने वाला है। लेकिन छात्र एक बात पर जरूर जोर दे रहे हैं कि आने वाले समय में जब आने वाले कॉलेजेस में एडमिशन लेना हो या किसी बड़ी परीक्षा में भाग लेना हो, तो एंट्रेंस एग्जाम एक बढ़िया विकल्प हो सकता है। उस दौर में जो बच्चे कड़ी मेहनत कर रहे हैं, 1 साल से अपने घर पे बैठ कर जो लगातार मेहनत कर रहे हो, जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं,
ठीक है, उनकी प्रिया। इससे काफी मदद होगी। चलिए प्रिया, आपके माध्यम से बहुत सारे बच्चों की बातें, बहुत सारे बच्चों की समस्याएं, उन्होंने जो विकल्प सोचा था वो सारी चीजें बच्चों ने बताई, जो हमारे पैनल के लोग जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ में वो सुन भी रहे हैं। डॉक्टर शामली, आपके पास मैं आना चाहूंगी। शिक्षाविद हैं आप, और शिक्षा का कितना महत्व होता है 12वीं के बच्चों के लिए ये बताने की जरूरत नहीं है। ये वो समय होता है जब इसके परसेंटेज से वो बच्चे तय करते हैं कि उन्हें कौन सा कॉलेज मिलेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो एंट्रेंस दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। ऐसे में सीबीएसई, आईसीएसई और एमपी बोर्ड तीनों का ही एग्जाम रद्द हो चुका है। छत्तीसगढ़ में हालांकि तरीका दूसरा है, लेकिन एग्जाम हो रहा है। ऐसे में आपको लगता है कि शिक्षा के स्तर पर इसका कितना असर पड़ेगा? मैं सबसे पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के जो फैसला है उसको मैं स्वागत करती हूँ, क्योंकि कई फैसला जब हम पूरा भारत के बच्चों को ध्यान पे रखते हुए जब हम लेते हैं तब हम ब्रॉडर एस्पेक्ट को समझते और सोचते भी है। क्योंकि सबसे पहले हमने बच्चों के हेल्थ ग्राउंड को देखा और उनकी सेफ्टी को देखा गया है। अगर पूरे भारत में अभी भी जो हमारे महाराष्ट्र की स्थिति है, अभी सुनने में जो आ रहा है जो ब्लैक फंगस की बच्चे कितने इफेक्टेड है महाराष्ट्र में, तो सभी स्थितियों को देखते हुए उन्होंने जो एक बहुत बड़ी फैसला ली है वो उसके सबसे पहले हम सभी को एक स्वागत करना चाहिए। और दूसरी बात मैं समझती हूँ, जैसे हमारा अगर मध्य प्रदेश के देखा जाए सीबीएसई स्कूल के छात्र संख्या 68,000 करीबन है ना। उसमें से हो सकता है 10 से 15% बच्चे जो अबव एवरेज बच्चे हैं, जिन्होंने बहुत बारीकी से तैयारी की है, और फिर अपने एवरेज बच्चे हैं, और फिर बिलो एवरेज बच्चे हैं। ये जो अबव एवरेज और एवरेज बच्चों के लिए एक सही में कहीं ना कहीं एक आप समझिए एक धक्का ही है, जो एकदम से परीक्षा रद्द की गई है। पर मैं बच्चों को ये कहना चाहती हूँ कि आपको अगर आपके पास हुनर है तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में एंट्रेंस एग्जाम जो होगी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप अपनी सफलता दिखा सकते हो जी। और दूसरी बात, अगर हमारा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है अभी, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सबसे पहले हमें ये सोचना ज़रूरी है ये पॉलिसी है क्या, हमारा किसका विकास करना चाहते हैं। एक तो नैतिक मूल्य और दूसरी चीज़ बच्चों की हुनर वो बाहर आए। तो अगर हमारे बच्चों में हुनर है उसको कोई दबा नहीं सकता है, वो तो बाहर आएगा ही आएगा। अब देश के प्रति इतनी बड़ी आपदा है, ये कोरोना एक बहुत बड़ी आपदा है। इस स्थिति में अगर हम गांव के बच्चों को देखें और इंटीरियर में जिन्होंने अपने जनों को खो दिया है, आप सोचिए उनकी मानसिक स्थिति क्या है जी। और आज बच्चे पूरा साल भर घर पे है और घर में रह के एक तनाव बनती है। जो बच्चे अपने दोस्तों से नहीं मिल पाए, जो शेयर करके पढ़ाई करते थे वो नहीं कर पाए, उनके टीचर ऑनलाइन जो भी स्टडीज हुआ है पर जो फिजिकल प्रेजेंस में जो स्टडीज होती है वो नहीं हो पाए जी। उनके प्रॉब्लम्स के कहीं वेंटिलेट ही नहीं कर पाए। तो इस सभी चीजों को देखते हुए जो आज फैसला लिया गया है, मुझे लगता है बहुत बिल्कुल डॉक्टर शामली, और जिस तरीके से आपने डिस्क्राइब किया है सारी चीजों को, चाहे मोदी जी की बातों को या बच्चों की मनस्थिति को या उनके साथ जो बीत रही है और कोरोना का ये जो क्रिटिकल काल था, उस हिसाब से ये देखा जाए तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है ये निर्णय। आकांक्षा, डॉक्टर आकांक्षा हमारे साथ में बनी हुई है, आकांक्षा सैमुअल। आकांक्षा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, स्कूलों में एग्जाम्स को लेकर जिस तरीके से तैयारियां होती रही हैं, यहाँ पर जो मैं चर्चा करना चाह रही हूँ वो ये कि ऑनलाइन क्लासेस चली हैं, ऑनलाइन बच्चे पढ़ाई किए हैं, ठीक है वो घर से बाहर नहीं निकल पाए, लेकिन 12वीं जैसे बोर्ड के एग्जाम्स अगर रद्द होते हैं तो हमें क्या लगता है कि आगे चलकर अब हमारी जो परीक्षा की जो टेक्निक है या परीक्षा का जो तरीका है, अब उसको भी बदलने का समय आ गया है किसी भी आपदा की स्थिति के लिए, और उसको ही मान्य करना होगा हमें आगे चल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के एंट्रेंस परसेंटेज के लिए। मैम बिल्कुल ठीक, मैं आपसे सहमत हूँ।
समय बदल रहा है और साथ ही हमें ध्यान रखना होगा हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं। मैं श्यामली मैम के साथ पूरी तरह सहमत हूँ। मैम ने जैसे कहा और मैं स्वागत करती हूँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के लिए इस निर्णय का। एक्चुअली मैम जहाँ तक एग्जाम्स की बात है जी, हमारी सबसे पहले प्रायोरिटी है हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द स्टूडेंट्स। उसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो असेसमेंट्स होते हैं या जो एग्जामिनेशंस होते हैं, अभी तक बच्चों को ये लग रहा है शायद ये साल भर के बाद अंत में जो हुआ वो परीक्षा है, परंतु ऐसा तो होता नहीं है। असेसमेंट साल भर जो शिक्षक होते हैं वो बच्चों का मूल्यांकन करते हैं, उनको अलग अलग पैरामीटर्स पे असेस करते हैं। तो नेचुरली एक शिक्षक अपने बच्चे के बारे में, अपने छात्र के बारे में सबसे बेहतर जानता है। यहाँ तक कि हम ये कह सकते हैं कि शिक्षक अपने बच्चों के माता पिता से ज़्यादा शिक्षक जानते हैं कि एक्चुअली वो बच्चा किस स्टेज पर है। और प्रत्येक शिक्षक चाहेगा कि उसका छात्र बहुत तरक्की करे, बहुत उन्नति करे, उसका सही मूल्यांकन होगा तभी वो जाकर ऐसा आगे बढ़ पाएगा। तो जहाँ तक असेसमेंट्स की बात है, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर एग्जामिनेशंस नहीं किए जाते। मैं आप जहाँ तक न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात है, एक चीज़ की तरफ और आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगी, दैट इज स्किल। पिछले गत वर्ष से एक स्किल जो है, डिफरेंट टॉपिक्स जो है, स्किल टॉपिक्स जो हमारे सिलेबस में इनकॉर्पोरेट किए हुए हैं, क्लास 8 ऑनवर्ड्स बच्चे उन स्किल सब्जेक्ट्स को ऑप्ट कर रहे हैं। तो पढ़ने के साथ साथ अब हम जो आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, बच्चे उन स्किल्स को भी सीख रहे हैं और साथ ही साथ पढ़ भी रहे हैं। तो जहाँ तक असेसमेंट की बात है, आने वाले समय पर असेसमेंट्स के लिए ये स्किल्स, साथ ही साथ जो बच्चे के कॉम्पिटिटिव स्किल्स हैं वो भी टेस्ट किए जाएंगे। तो मुझे लगता है कि जो निर्णय लिया गया वो सही है और आने वाले समय में डेफिनेटली हमें जो एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उनके पैटर्न्स में भी थोड़ा चेंज करना होगा, क्योंकि जो बच्चे, कुछ बच्चे हैं डिजर्व, जो बहुत 90 प्लस 95 प्लस डिजर्व करते हैं, पर वहीं कुछ बच्चे 60 प्लस भी डिजर्व करते हैं। पर इस पैंडेमिक के टाइम पे हमें प्राथमिकता हमारी है कि हमारा बच्चा सुरक्षित रहे, ना सिर्फ शारीरिक बल्कि भावनात्मक तौर पर भी सुरक्षित रहे। क्योंकि जो बहुत सारे बच्चे घर में तनाव में या स्ट्रेस में गलत स्टेप्स भी ले सकते, कभी परेशान भी हो। तो जो हमारा मोटो है, जो हमारे ऑनरेबल पीएम का, दैट हमको वी शुड केयर फॉर द सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफ स्टूडेंट्स। बिल्कुल आकांक्षा, आपकी बातों से एक महत्वपूर्ण चीज निकली, उनकी सेफ्टी दोनों सुरक्षित। आपकी बातों से एक महत्वपूर्ण बात सामने आई कि वो जो तनाव बच्चे साल भर और 2 साल से घर के अंदर झेल रहे हैं, अगर बोर्ड के एग्जाम्स का तनाव उनके ऊपर और ज्यादा हावी होता तो शायद कुछ गलत निर्णय हो सकते थे। उसके लिए ये जो फैसला है सराहनीय हो सकता है। सेक्रेटरिस्ट हमारे साथ बने हुए हैं डॉक्टर राहुल। डॉक्टर राहुल, कोरोना काल को आपने देखा और दूसरी लहर को भी आपने देखा होगा कि बहुत ही डरावनी थी। इसमें बहुत सारे युवाओं की भी मौत हुई, कई बच्चे ऐसे रह गए जिनके घर में माता पिता भी नहीं थे। ऐसे समय में 12वीं बोर्ड का एग्जाम रद्द कर देना और असेसमेंट के आधार पर उनको आगे बढ़ाना, ये बच्चों को मानसिक आधार पर कितना सुकून देने वाला है या उनके स्ट्रेस को ये रिलीज करता है? देखिए, पूरे कोरोना काल में जो हुआ देश भर में, जो उसकी दूसरी लहर में खास तौर से हम बात करते हैं, उसमें जो लोगों को झेलना पड़ा वो अनप्रेसिडेंटेड है, माने उसका कोई मुकाबला नहीं है। और जब ये कहा जाता है कि तीसरी लहर आना बहुत ज़रूरी है या तीसरी लहर आएगी या नहीं आएगी, इसके बारे में स्पष्टता नहीं है। और ये भी कहा जाता है, ये भी अनुमान लगाए जाते हैं कि जो तीसरी लहर होगी उसमें बच्चे और किशोरावस्था के लोग ज़्यादा प्रभावित होंगे। तो पता नहीं, ये सब तरह की चीज़ें अभी कही जा रही हैं। आगे क्या होगा ये तो, अगर हम अपने व्यवहार को नियंत्रित रखते हैं तो हम तीसरी लहर को भी नियंत्रित रख पाएंगे, ये आगे की बात है। लेकिन ये जो आज फैसला मध्य प्रदेश में लिया गया और उसके पहले जो कल राष्ट्रीय स्तर पर सीबीएसई के एग्जाम्स और आईसीएसई के एग्जाम्स को कैंसिल करने का जो फैसला लिया गया, इसके बहुत सारे उजले पक्ष भी हैं और इसके बहुत सारे ऐसे पक्ष भी हैं कि जो हमें परेशान भी कर सकते हैं। बिल्कुल। और चूंकि जो छात्रों का वर्ग है, छात्रों का समूह है, वो बहुत भिन्न किस्म का समूह है, वो एक जैसा समूह नहीं है। और भिन्न किस्म के समूह में हम ये देखते हैं कि कुछ छात्र और छात्राएं ऐसे हैं जो शायद ऐसा महसूस कर रहे होंगे कि उनको सुकून मिला है, और निश्चित तौर पर ये लहर दूसरी बहुत खतरनाक लहर थी और इससे उनके अपने भी, ऐसा भी है कि उन्होंने अपनों को खोया है। और निश्चित तौर पर ये जो दूसरी लहर है इसने उन लोगों को भी बहुत परेशान किया। लेकिन इस सब के चलते भी
जो छात्रों का जो पूरा समूह है, जो पूरा छात्रों की हम बात करें तो उसमें ऐसा समूह भी है जिन्होंने इस सब के चलते भी, इन सारी परेशानियों के चलते भी बहुत मेहनत की होगी अपने बोर्ड के एग्जाम्स को निकालने के लिए, अपने करियर को ध्यान में रख करके बहुत मेहनत की होगी। तो इस तरह के छात्रों को थोड़ा सा कुंठा उत्पन्न होना, थोड़ा सा उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन आना या उनके अंदर तनाव होना स्वाभाविक है। बच्चों के अंदर एक दुविधा की स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि अब जो हम हायर एजुकेशन के लिए जंप करते हैं, माने 12वीं क्लास करने के बाद में हमारा करियर का चुनाव होता है, हम हायर एजुकेशन की तरफ को जंप करते हैं, तो वो किस तरह का होगा, हम कैसे कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल से उसको लेकर के एक बड़ी नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर कमेटीज बननी चाहिए जिसमें ये फैसला हो कि बच्चों का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जो संज्ञानात्मक विकास है, उसको और कैसे विस्तार दिया जा सकेगा। देखिए, कभी भी बोर्ड की परीक्षाएं हों या कोई दूसरी परीक्षाएं हों, उसमें प्रतिशत या ग्रेड इतना मायने नहीं रखती है जितना ये मायने रखता है कि बच्चों ने पूरे वर्ष भर क्या सीखा है और कितना उससे उनके संज्ञानात्मक विकास हुआ। लेकिन डॉक्टर राहुल, बच्चों ने साल भर क्या सीखा है या बच्चे कितने उसको लेके डेडिकेटेड रहे हैं, ये सारी चीजें वो परसेंटेज बताते हैं जिसके आधार पर या तो वो मेडिकल एंट्रेंस देंगे या फिर इंजीनियरिंग का एंट्रेंस देंगे। अगर वो वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं तो आपको नहीं लगता एक अलग सा तनाव बच्चों के जीवन में होगा जो बहुत ज्यादा फोकस्ड होते हैं अपने परसेंट और अपने करियर को लेकर? इस पर मैं आपसे चर्चा करूंगी। 12वीं की परीक्षा रद्द हो चुकी है, अब आगे क्या होगा इसको लेकर पशुपेश की स्थिति है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ में डॉक्टर जवाहर सूरी सेठी भी जुड़ चुके हैं, शिक्षाविद हैं। डॉक्टर जवाहर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत देर तक हम अपने अलग अलग पैनलों से चर्चा कर रहे थे, आपसे भी मैं चर्चा करूं डॉक्टर जवाहर कि अगर ये परीक्षाएं रद्द हो जाती हैं 12वीं की, सबसे पहला एस्पेक्ट तो यही है कि अगर परीक्षाएं रद्द हो गई हैं तो जो परसेंटेज बच्चे चाहते थे कि या तो हायर एजुकेशन के लिए या स्नातक की पढ़ाई के लिए उनको मनपसंद कॉलेज चाहिए या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के एंट्रेंस के लिए जो परसेंटेज चाहिए वो अगर नहीं मिलते हैं तो आपको लगता है कि बच्चों के सामने में एक समस्या होगी? अब पहली बात तो यह है कि परिस्थिति ऐसी है कि बच्चों की जान वर्सेस एग्जाम, तो हमको जरूरी है कि बच्चों की जान चुननी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि मैं आंकड़े अगर देखता हूं तो 87% उच्च शिक्षण संस्थाएं ऐसी हैं जो परसेंटेज के आधार पर ना लेकर एक एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे बच्चों को लेती है। तो उस समय ये परसेंटेज सिर्फ पेरेंट के ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए या बच्चों को दिखाने के लिए होता है, ये उससे ज़्यादा कोई महत्व नहीं होता। एक दूसरा तर्क है कि मान लीजिए जेईई का एग्ज़ाम है या मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम है, उसमें परसेंटेज का रोल इसलिए नहीं है क्योंकि जो बच्चा 60 पाता है वो नीट या जेईई पास कर जाता है और जो 97 पाता है वो नहीं पास करता, कई बार ऐसा होता है। तो उसका इससे रिलेशन मुझे समझ में नहीं आता। परसेंटेज के लिए एक बहुत अच्छी बात आपने कही डॉक्टर राहुल, इसका चर्चा मैं आपसे करना चाहूंगी क्योंकि परसेंटेज को लेकर आप देखिए साल भर बच्चों के ऊपर दबाव रहता है कि आप को 90 से ऊपर लाना है या आपने 99 नहीं लाए, इस दबाव से बच्चा रहता है। लेकिन अगर ठीक है कोरोना के कारण ये स्थिति बनी कि रद्द कर दी गई, लेकिन आने वाले समय में अब ये हमको एक विकल्प के तौर पर भी दे रहा है, जैसे कि डॉक्टर जवाहर ने भी कहा कि अलग से एंट्रेंस एग्जाम में आपकी क्वालिटी तय हो जाती है। तो मुझे लगता है कि ये परसेंटेज का दबाव से भी बच्चे फ्री रहेंगे आगे। ये बात बिल्कुल ठीक है। दरअसल परसेंटेज का रियल लाइफ में इतना महत्व नहीं है और उनके पेरेंट्स के द्वारा और अब तो बल्कि स्कूल्स के द्वारा अपने बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बनाया जाता है कि हमारे स्कूल का रिजल्ट सबसे बेहतर हो और सभी बच्चों के परसेंटेज बहुत ज़्यादा हों, या परिवार में बच्चों के ऊपर दबाव बनाया जाता है। तो कम से कम बच्चे इस दबाव से मुक्त होंगे, ये बात तो समझ में आती है। लेकिन विकल्प क्या होगा आगे जाकर के कोई क्या वैकल्पिक रणनीति बनेगी? और मुझे पूरी जाकर के कुछ एक वैकल्पिक रणनीति बन पाएगी कि जो तमाम एंट्रेंस एग्जाम्स हैं अलग अलग स्ट्रीम्स में जाने के लिए, उनके लिए तैयार किया जा सके और उनमें कितना रिलैक्सेशन हो, क्योंकि कुछ भी कह पाना अभी बहुत जल्दबाजी होगी। हालांकि ये बड़ा फैसला है और ये बड़ा फैसला इसलिए लिया गया है कि इतनी बड़ी महामारी में इस तरह के फैसला लेने के इफ्स एंड बट्स में अगर हम जाएंगे तो अभी ये इस बात से हम परे जाकर के बात करें। लेकिन अभी बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए, कोरोना की लहर आने वाली की आशंका को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। अब इसमें आगे जाकर के कैसे क्या रणनीति बनेगी, वे शिक्षा भी जुटेंगे जो पेडागोजी को समझ
समझते हैं वे लोग जुटेंगे और फिर उसके बाद में वो रणनीति बनाएंगे। मुझे उम्मीद है कुछ एक बेहतर रणनीति ही बन पाएगी एंट्रेंस एग्जाम्स को लेकर के। डॉक्टर शामली, आपने सुना डॉक्टर जवाहर को भी, डॉक्टर राहुल को भी। सबसे पहला, जैसा कि आपने भी कहा कि बच्चों की जान हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, जान है तो जहान है, एग्जाम्स आगे भी होते रहेंगे, लेकिन अभी हम ये आगे क्या होगा ये सोचकर बैठ नहीं सकते। जैसे ऑनलाइन एग्जाम की तरफ हमने अपना रुख किया था और हमने देखा कि ऑनलाइन एग्जाम्स भी हुए, ऑनलाइन एजुकेशन लर्निंग भी चल रही है। अब हमें लगता है समय आ गया है कि अब हमें अपनी शिक्षा नीति, जैसा कि आपने भी कहा, नई शिक्षा नीति में अब शायद अब हमको इसका भी विकल्प रखना होगा कि आगे क्या। बिल्कुल 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 सही है। मैं जहाँ तक समझती हूँ, देखिए बच्चों के लिए तो एक है ही, कहीं ना कहीं जो बच्चे बहुत अच्छे तैयारी किया उनके लिए एक मन में तनाव है, हम एग्ज़ाम नहीं दे पाए। पर आपको हम बताते हैं, जहाँ तक CBSE का प्रश्न है, मेरे ख्याल से 3-4 दिन के अंदर न्यू गाइडलाइंस आ जाएगा, ताकि मुझे जहाँ तक लगता है इस गाइडलाइंस में अच्छे शिक्षाविद और हमारे कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन सानियम सर, फिर जितने भी रीजनल ऑफिसर्स हैं, सभी मिलके और जितने भी इसी दौर पे इसी में ही है, वो सब सोच रहे हैं। और हमारे जो चेयरपर्सन हैं वो भी मनोज आहूजा सर, उन्होंने भी काफ़ी उसमें अपने आप को जो इन्वॉल्व किया है और मुझे लगता है 3-4 दिन में बहुत अच्छा गाइडलाइन आने वाला है और उस गाइडलाइन के तौर पर ही हम जो है बच्चों के जो असेसमेंट के मार्क्स हम भेज पाएंगे जी। और 10वीं में जैसा हमने किया है वो भी अच्छा, सभी जितने भी स्कूल्स हैं, क्योंकि मैं इंदौर जिला की सिटी कोऑर्डिनेटर हूँ, CBSE सिटी कोऑर्डिनेटर हूँ। जहाँ तक मुझे पता चला, जितने स्कूलों से बात हुई है, 10वीं के करीबन सभी ने जो उसी गाइडलाइन पर अच्छे रिजल्ट बना चुके हैं और वो भेजने वाले हैं। और बाकी मुझे लगता है 12वीं भी उसी कुछ अच्छा ही गाइडलाइन होगा, ताकि बच्चे डीमोटिवेटेड नहीं होंगे। ठीक है। और जहाँ तक उनके एंट्रेंस के सवाल है, हाँ, अब डॉक्टर जवाहर, जैसा कि आपने सुना जहाँ तक जी, समय के साथ साथ चीजें बदलती रही है। गुरुकुल से आज हम ऑनलाइन लर्निंग में पहुंच गए हैं डॉक्टर जवाहर। ऐसे में हमें लगता है कि अब समय के साथ साथ कोरोना इतनी जल्दी तो जाने वाला है नहीं, तो आपको लगता है कि जैसा कि आपने कहा कि एंट्रेंस एग्जाम लिया जा सकता है, 60 और 90 वाले % के भी कई बार बच्चे करते हैं और नहीं करते। आपको लगता है कि अब किन बातों को शामिल एजुकेशन में किया जाएगा इस महामारी के नजर? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में टेक्नोलॉजी का एक अलग चैप्टर है और CBSE में गहन चिंतन इस बात की हो रही थी पिछले 1 साल से कि अगर इस महामारी में परीक्षाएं फिजिकल रूप में नहीं ली जा सकती तो कैसे लें। और उस पे कुछ लोग आए भी थे टेक्निक लेके कि एक प्रॉक्टर्ड एग्जाम किस तरह से किया जा सके। प्रॉक्टर्ड का मतलब आप घर बैठे एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन हम आपको मॉनिटर घर पे कर सकते हैं कि आप आजू बाजू कोई किताब या कंप्यूटर से तो नहीं देख रहे। तो इस पे चर्चा भी चल रही है और इस तकनीक पे काम भी चल रहा है। मुझे लगता है बहुत ही जल्द प्रॉक्टर्ड एग्जाम्स होने की तैयारी है, जिसमें दूर दराज के इलाके में अगर संक्रमण है या कोई भी ऐसी तकलीफ है तो बच्चे उस एग्जाम को दे सकते हैं। जवाहर जी, इसमें क्या प्रॉब्लम उन इलाकों में नहीं आएगी जो दूर दराज, जो सुदूर ग्रामीण स्तरों में रहते हैं, बहुत ज्यादा टेक्नो फेमिलियर नहीं है वो, उन बच्चों को किस तरीके से सपोर्ट अगर किया जाएगा, इन बातों को भी मुझे लगता है ध्यान में रखना होगा। नहीं, इसको ध्यान में जरूर रखा जाता है। जैसे JEE का एग्जाम ऑनलाइन किया गया तो इसमें पहले 2 विकल्प थे, या तो आप ऑनलाइन दीजिए या ऑफलाइन दीजिए। तो सुदूर इलाकों में शुरू से ही ऑफलाइन रहेगा, वो कोई तकलीफ की बात नहीं है। और जैसे जैसे वहाँ पे भी चीज़ें पहुँचेंगी तभी ये पूरा ऑनलाइन होगा। आकांक्षा जी भी हमारे साथ में बनी हुई है। आकांक्षा जी, जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं, समय के साथ बदलाव होता है और बदलाव को स्वागत करना चाहिए, क्योंकि कोरोना जो चल रहा है इसमें हमको अपनी जान और अपने बच्चों की रक्षा करनी है। केवल फाइनल एग्जाम के आधार पर ही सारी चीजों को तय न करके अब ये समय आ गया है कि बच्चों का असेसमेंट जिस आधार पर अब किया जा रहा है, तो हमें लगता है कि मासिक, पहले भी था कि तिमाही, छमाही इस तरीके से होते थे, हमें लगता है कि अब मंथली इस तरीके से असेसमेंट करते चलना होगा, ताकि उस बच्चे की क्वालिटी है या बच्चों की जो योग्यता है वो टीचर कम से कम समझ सके। मैडम, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि लास्ट ईयर व्हेन कोरोना स्टार्टेड 2020, जब मार्च में स्टार्ट हुआ लॉकडाउन एंड कुछ एग्जाम्स के पेपर्स रह गए, सो समहाउ वी मैनेज। अप्रैल जैसे ही नया सेशन शुरू हुआ,
देन पीपल जो टीचर्स थे दे हैव नाउ एडजस्टेड देमसेल्फ। उस टाइम तो वो शायद सीख रहे थे, सभी टीचर्स के लिए भी ऑनलाइन टीचिंग बहुत सारे टीचर्स के लिए नई बात थी, बहुत सारे बच्चों के लिए नई बात थी। कई पेरेंट्स के पास मोबाइल नहीं था, क्योंकि उसके पहले तक कहा जाता था कि आप मोबाइल से दूर रहें, पढ़ाई के टाइम मोबाइल को अलग करें, बट दिस वाज द न्यू मोड ऑफ टीचिंग। और सबसे अच्छी बात जो कहने की है कि इस बीते एक वर्ष में सारे बच्चों ने और शिक्षकों ने उस नए मोड ऑफ लर्निंग को अडॉप्ट कर लिया, उसे सीख लिया, एंड नाउ दे आर एट ईज। बहुत आराम से सारे बच्चे और टीचर्स, अभी कभी कभी हमें आश्चर्य होता है कि ये हमारे टीचर्स बहुत टेक्नो सेवी नहीं है, पर इतनी अच्छी तरह से वो क्लासेस कंडक्ट करते हैं और बच्चे इतना प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करते हैं कि वी फील रिलेटेड कि हाँ ये सच बात है, सीखना हमेशा जीवन भर सीखना चलता रहता है। तो जहाँ तक असेसमेंट्स की बात थी, तो पिछले पूरे वर्ष में बच्चों ने पढ़ाई भी की, बच्चों के एग्जाम्स भी ऑनलाइन मोड पे लिए गए और बच्चों ने यहाँ तक कि कई फाइनल एग्जाम्स बच्चों ने ऑनलाइन मोड में दिया। तो अब नाउ इट इज वेरी फ्रेंडली, टीचर्स आर ऑल्सो गेटिंग टेक्नो फ्रेंडली, बच्चे भी टेक्नो फ्रेंडली हो रहे हैं। और अब है ना, अब मुझे लगता है कि बच्चे सीख रहे हैं कि हम टेक्नोलॉजी का सही यूज क्या करें और कैसे करें। तो ये भी एक नई चीज जो है बच्चों को सीख रहे हैं। और डेफिनेटली असेसमेंट्स के नए नए तरीके जो पिछले बीते वर्ष हमने लिए थे, इनोवेटिव वेज थे, सब निकल कर सामने आए और इस वर्ष भी उनको आगे ले जाकर टीचर्स और जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो नीति निर्धारक लोग हैं, डेफिनेटली ये सारी चीज़ों को अपने इन सारे पॉइंट्स को पॉलिसीज में लाएंगे। और अब समय सच में आ गया है जब हम ऑनलाइन असेसमेंट्स, टीचिंग लर्निंग के साथ साथ ऑनलाइन असेसमेंट्स की भी बात करें। जवाहर जी, जैसा आपने सुना आकांक्षा जी को कि ऑनलाइन अगर असेसमेंट होता है ठीक है, लेकिन जो 11th और 12th के सब्जेक्ट होते हैं, शिक्षाविद हैं आप, बहुत गंभीरता से बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, जहाँ पर प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट हैं, जहाँ पर आपका उपस्थित होना ज़रूरी होता है, फिजिकल प्रेजेंस ज़रूरी होता है, उसको लेकर आपको लगता है थोड़ी सी चुनौती आएगी? आएगी ये, लेकिन इसके भी तरीके हैं। जैसे पिछले 2 सालों में सीबीएसई ने भी ये बात कही है अभी कि वर्चुअल लैब्स आ गए हैं। और वर्चुअल लैब्स में एक अच्छी बात यह है कि हम अभी 8वीं से 9वीं से शुरू करते हैं लेबोरेटरी, उस समय आप 6वीं से शुरू करें, क्योंकि अगर मान लीजिए मैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को किसी में मिलाता हूं तो वो ज्वलनशील है। तो अगर वो ज्वलनशील है तो उसको नहीं लेना चाहिए या इसमें नहीं मिलाना चाहिए, ये पता करने से पहले असली लेबोरेटरी में, वर्चुअल लेबोरेटरी में जाके बच्चों को प्रयोग करना चाहिए, ताकि उनको समझ में आ जाए कि इससे ये हानि हो सकती है हमको। तो वर्चुअल लेबोरेटरीज बनाए इसलिए गए थे, लेकिन काम इसलिए आ रहे हैं अभी क्योंकि हम एक्चुअल लेबोरेटरी में नहीं जा पा रहे। तो आपको लगता है कि ये केवल रिजल्ट आपको रद्द कर देना ही नहीं, इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ों की तरफ भी हमें लगता है फोकस करना पड़ेगा, चाहे ई क्लासरूम की बात करें, जैसे वर्चुअल लैब की आपने बात की है, या टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं। अब हमें लगता है कि गाइडलाइन में इन सब चीज़ों को भी शामिल करना होगा क्या स्कूलों में? हाँ, इसको शामिल किया गया है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि कितना भी कोरोना आ जाए, कुछ भी आ जाए, कितना भी आप ऑनलाइन कर लीजिए, लेकिन जो 5 इंद्रियां जब इस्तेमाल होती हैं तब ही एक्चुअल पढ़ाई होती है। तो टीचर का सामने रहना या पीठ थपथपाना या डांटना, उसका और दोस्तों के साथ जो पढ़ाई करते हैं उसका असर अपना अलग ही है। तो हाइब्रिड सिस्टम ऑफ एजुकेशन मुझे लगता है जिसमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिला के जिस तरह से कर सकते हैं वो आगे का विकल्प है। डॉक्टर राहुल भी हमारे साथ में बने हुए हैं, क्योंकि केवल ये शिक्षा जो है वो आपके स्कूल का ही माध्यम नहीं है, कहीं ना कहीं ये मानसिक स्तर है। जब लर्निंग की हम बात करते हैं डॉक्टर राहुल, तो लर्निंग में सबसे ज्यादा चीज ये होती है कि जब आप प्रत्यक्ष होते हैं, किसी चीज को अपने सामने होते हुए देखते हैं, तो शायद वो मेमोरी बहुत ज्यादा स्टेबल होती है, स्थायी होती है। इसका नुकसान होगा क्या बच्चों को? देखिए, दुनिया भर में इस बात के अध्ययन हुए हैं कि जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसकी गुणवत्ता कभी भी वो नहीं हो सकती जो हम फेस टू फेस क्लासरूम में बैठ करके बच्चों को एजुकेशन दिलवाते हैं। क्योंकि जो फेस टू फेस बात होती है, क्लासरूम एजुकेशन होता है, क्लासरूम सेटअप में जो एजुकेशन दी जाती है, वहाँ बच्चों के अंदर एक क्वेश्चनिंग डेवलप होती है, बच्चे प्रश्न करना सीखते हैं, बच्चे उसका उत्तर पाते हैं और कई तरह के साइकोलॉजिकल क्यूज बच्चों को मिलती हैं, सपोर्ट बच्चों को मिलते हैं जो ऑनलाइन एजुकेशन में नहीं मिल सकते। एक बात। दूसरी बात यह है कि ऑनलाइन एजुकेशन
भारत जैसे देश में जहां इतने सारे लोग इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाते हैं, जहां लोग एक मोबाइल स्मार्टफोन खरीदने के लिए बहुत परेशान होते हैं और उसको ऑपरेट नहीं कर पाते हैं, जहां स्मार्टफोन लेने के बाद में उसको चार्ज करने की मुश्किलें बहुत आती हैं, जहां पर नेटवर्क की प्रॉब्लम्स बहुत आती है, तो एक बहुत ही छोटे से वर्ग में ऑनलाइन क्लासेस तो सक्सेसफुल हो सकती हैं, लेकिन एक वाइडली हम विस्तृत तौर पर बात करें तो उसका ज़्यादा कुछ बेहतरी हमें दिखाई नहीं देती है। और बल्कि ये है कि इसका एक साइड इफेक्ट जो बड़ा है कि बच्चे गेमिंग डिसऑर्डर और स्क्रीन एडिक्शन और मोबाइल एडिक्शन इन सारी चीज़ों के भी शिकार होते हैं। और जब इन सारी चीज़ों के शिकार होते हैं, लगातार ऑनलाइन की हम बात करते हैं, बच्चे लगातार जब ऑनलाइन में रहते हैं तो बच्चे इन सारी साइकोलॉजिकल जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, मानसिक समस्याएं, बच्चे उसके शिकार होते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी इमोशनलिटी, उनकी भावनात्मकताएं भी प्रभावित होती हैं और वो एक तरह के रोबोटिक फॉर्म में एक्टिविटीज़ करते हैं। तो वो जितने ह्यूमन होना चाहिए, जितने भावनात्मक होना चाहिए और उनका जितना बेहतरीन भावनात्मक विकास होना चाहिए, इमोशनल कोशेंट उनका जितना अच्छे से विकसित होना चाहिए, वो उतने अच्छे से विकसित ऑनलाइन एजुकेशन में नहीं हो पाता है। इस बात को हमें समझने की जरूरत होगी, क्योंकि जो ऑफलाइन एजुकेशन, देखिए एजुकेशन के 3 बड़े डोमेन है, 3 बड़े मॉडल है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट करना, कोग्निटिव डेवलपमेंट करना और अफेक्टिव डेवलपमेंट करना। ऑनलाइन एजुकेशन किसी भी बच्चे का संज्ञानात्मक विकास एक हद तक कर सकती है, एक हद तक, वो भी पूरा नहीं, लेकिन बच्चे का जो मनोशारीरिक विकास है, बच्चे का जो भावनात्मक विकास है, वो बिल्कुल भी ऑनलाइन एजुकेशन नहीं कर सकती है। तो इसलिए हम ऑनलाइन एजुकेशन पर पूरी तरह से कभी भी डिपेंडेंट नहीं हो सकते। हम ऑफलाइन एजुकेशन, क्लासरूम एजुकेशन को ही महत्व देंगे, क्योंकि ये परिस्थिति विशेष है, चूंकि महामारी का दौर है, इसमें हम जो है कुछ समय के लिए वैकल्पिक तौर पर ऑनलाइन एजुकेशन को हम ज्यादा मोटिवेट कर सकते हैं, मेरा ये मानना है। डॉक्टर सामने आपने सुना डॉक्टर राहुल को कि विकल्प नहीं हो सकता है, जो फिजिकल प्रेजेंस होता है उसका विकल्प नहीं हो सकता है। आपको लगता है कि अगर इस तरीके से असेसमेंट के आधार पर या क्लास प्रमोशन ऐसा होता रहेगा तो बच्चों के अंदर में एक जो एजुकेशन को लेकर एक अवेयरनेस है या उनके अंदर में एक जज्बा है, आपको नहीं लगता कि धीरे धीरे वो कम होता जाएगा कि असेसमेंट ही तो होना है, प्रमोशन हो जाएगा? कहीं ये मानसिकता उनको आगे चल के करियर के लिए भारी तो नहीं पड़ेगी? नहीं, देखिए मैम, एक बात बहुत तय है, हमारे बच्चे जो है और हम सब जो है, हम लोग बहुत अडेप्टेबल है सिचुएशन के साथ। और मुझे जहाँ तक लगता है जो एजुकेशन है ये एक टाइम बाउंड है, साल भर पढ़ना है, उसके रिजल्ट आना ही है। क्योंकि एक बच्चा अगर 2 साल की पढ़ाई 3 साल में, 4 साल में चला जाता है तो उसके बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो मुझे आज के जैसे ये महामारी के दौर को देखते हुए मुझे लगता है हमें ब्लेंडेड लर्निंग की तरफ आना ज़रूरी है। ब्लेंडेड लर्निंग में 2 ऑप्शन रहेंगे, ऑनलाइन और फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द स्टूडेंट्स। तो अगर हम इस मोड को सोच लें तो मुझे जहाँ तक लगता है हमारे काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि 18 साल के बच्चे, 18 साल के उम्र तक सभी वैक्सीनेटेड हो रहे, अब धीरे धीरे बच्चे भी वैक्सीनेटेड होंगे। तो हमारे जो हायर क्लास के बच्चे हैं, स्पेशली हम जो बात कर रहे हैं 11th और 12th के बच्चे, तो वो काफ़ी सेफ हो जाएंगे। तो हम अगर ब्लेंडेड लर्निंग की तरफ, क्योंकि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो है टेक्नोलॉजिकली हम समझ सकते हैं ये एक जायंट है। हमारे पास इतने सॉफ्टवेयर कंपनीज है, इतने हाइब्रिड एजुकेशन हम ला सकते हैं। तो हम अगर बच्चे को प्रैक्टिस दें तो धीरे धीरे वो अडेप्ट करेंगे और उसी स्थिति में ही हम धीरे धीरे उनको डाल सकते हैं जी। क्योंकि ज़रूरी है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस के लिए बच्चों के लिए, और ये ब्लेंडेड लर्निंग से ही संभव हो सकता है। जवाहर जी, इसको थोड़ा सा मैं आपसे और समझना चाहूंगी, क्योंकि अगर यही विकल्प है तो आगे चलकर जो एंट्रेंस एग्जाम, जैसा कि आपने भी कहा कि वही विकल्प होगा कि एंट्रेंस एग्जाम लेंगे। आपने देखा 11वीं और 12वीं में जो सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट होते हैं, कई बार स्कूल में भी पढ़ाई पूरी नहीं पड़ती, बच्चों को ट्यूशन लेना पड़ता है, जाकर वहां पर समझना पड़ता है। ऐसे में वो किसके पास जाकर समझेंगे, कहाँ पर अपने डाउट्स क्लियर करेंगे, और अगर एंट्रेंस एग्जाम हुआ तो उसकी तैयारी वो कैसे कर पाएंगे? ये एक बहुत बड़ी चुनौती लगती है मुझे। नहीं, ये चुनौती इसलिए नहीं है क्योंकि अभी भी जब बच्चे घर में हैं तो माँ बाप उनका प्रेशर ऑलरेडी चालू रखे हैं कि आप स्कूल भी ऑनलाइन करिए,
ट्यूशन भी ऑनलाइन करिए, कोचिंग भी ऑनलाइन हो रही है आज की तारीख में, और एग्ज़ाम भी ऑनलाइन। और मैं इसलिए कहना चाहता हूँ ये, क्योंकि अभी कोरोना शुरू होने से पहले माँ बाप ये कहते थे कि बहुत ज़्यादा ये मोबाइल पे या लैपटॉप पे रहता है। आज कह रहे हैं मोबाइल पे या लैपटॉप पे रहो। हाँ, तो एक साल में ऐसा क्या बदल गया है कि आप जिसको पहले गाली निकालते थे आज वही आपकी ज़िंदगी बन गई है। तो माँ बाप को समझना पड़ेगा कि आगे चल के सब कुछ ऑनलाइन होने वाला है। हाँ, आपके पास एग्जाम्स का विकल्प ही नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड ऑलरेडी ई असेसमेंट कर रहा है 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं। हाँ, तो इंडिया भी पीछे नहीं रहेगा, आज नहीं तो कल ये होगा ही होगा। बेसिक जो भी क्लियर होने की बात होती है किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, जवाहर जी, आपको लगता है कि ऑनलाइन एजुकेशन से, ऑनलाइन कोचिंग से इतने सारे बच्चे जो एक ही टीचर के पास में पढ़ रहे हैं, क्या उनके सब्जेक्ट के बेसिक जो है वो क्लियर हो पाएंगे? उसको लेकर वो आगे चलकर जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बड़े एग्जाम्स की तैयारी करेंगे तो क्या उनको उतनी हेल्प मिल पाएगी? नहीं, इसमें कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ जैसे उन्होंने कहा ब्लेंडेड लर्निंग, या जो मैं कह रहा हूँ हाइब्रिड लर्निंग, इसका विकल्प नहीं है। हाँ, आपको ये करना ही पड़ेगा, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमेशा फिजिकली बेहतर समझ में आते हैं। हाँ, वो ये हो सकता है कि अगर आप लेबोरेटरी सप्लीमेंट कर दें तो और अच्छा समझ में आता है। उसका कारण है कि टीचिंग प्लस इमोशन इज इक्वल टू लर्निंग, और इमोशन ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा अच्छा निकल के नहीं आता। एक बात ये। दूसरी बात, अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं रिजल्ट के लिए नहीं और ज़िंदगी के लिए, तो ज़िंदगी ऑनलाइन नहीं होती है। तो ज़िंदगी ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन है, तो पढ़ाई ऑफलाइन होनी चाहिए जो आपको ज़िंदगी के लिए तैयार करती है। बेसिक तर्क यही। आकांक्षा जी, अगर केंद्रीय विद्यालय को हम देखें, केंद्रीय विद्यालय आज भी ऐसी जगहों पर है जहां पर बहुत सुदूर गांव में बच्चे हैं, वहां पर जाकर उनको पढ़ाना, वो वैसे ही एजुकेशन को लेकर बहुत ज़्यादा कई बार ये देखा जाता है कि उपस्थिति नहीं है उनकी या कम अटेंडेंस है। ऐसे में ऑनलाइन चले जाने के बाद में क्या आपको लगता है कि पढ़ने वाले बच्चों की संख्या कम होगी क्या? मैडम, मैं यहाँ पर आपकी एक भ्रांति दूर करना चाहूँगी। जो अटेंडेंस की बात होती है तो केवीएस हमेशा से एक पेस सेटर ऑर्गेनाइजेशन रहा है मैम, और चाहे एग्जाम क्लासेस नहीं, केंद्रीय विद्यालय की नहीं कह रही हूँ मैं, केंद्रीय विद्यालय की नहीं कह रही हूँ मैं, ये कह रही हूँ कि जो ग्रामीण इलाकों में स्कूल है वहाँ पर बच्चे, माता पिता वैसे ही बहुत कम बच्चों को भेजते हैं खेती किसानी से अगर जुड़े हैं। अगर ई लर्निंग या ऐसी कुछ व्यवस्था आई जो उनके समझ में नहीं आएगी और अगर वो बच्चों को स्कूल नहीं भेजे, तो आपको लगता है कि एजुकेशन से बच्चे और दूर होंगे? हाँ, नहीं मैम, आजकल हम जैसे कह रहे हैं ना, समय बदल गया है मैम। बच्चे और पेरेंट्स, ये चाहे वो सुदूर अंचल, हमारे पास भी, हमारे विद्यालयों में भी कई बच्चे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स गांव में खेती करते हैं, लेकिन वो बच्चे को पढ़ाई करने के लिए स्कूल भेजना अपनी प्राथमिकता समझते हैं। तो ई लर्निंग, और जैसा कि आप जानते हैं आजकल हर छोटे छोटे से गांव में भी आपको व्हाट्सएप्स मिल जाएंगे, बच्चे जो लोग हैं मोबाइल्स पे वीडियोस बनाते मिल जाएंगे। सो ई क्रांति तो देश में आई है। जो मोबाइल्स हैं छोटे छोटे ग्रामीण इलाकों में भी पहुंचे हैं। और जहां तक कनेक्टिविटी की बात है तो मैं आपको बताऊं, जो ब्लेंडेड लर्निंग या हाइब्रिड लर्निंग की बात हो रही है, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि टीचर, ब्लैक बोर्ड और चौक का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। लेकिन इनके साथ जो फिजिकल, अभी हम जो ब्लेंडेड लर्निंग की बात कर रहे हैं, तो ऑनलाइन ट्रेनिंग, ऑफलाइन टीचिंग, एज वेल एज एक और नया कंसेप्ट है जो टीचर्स जो अभी यूज़ कर रहे हैं कि वो व्हाट्सएप पे अपने एजुकेशनल वीडियोस बनाकर बच्चों को भेज रहे हैं, और बच्चे उन वीडियोस को देखकर, क्योंकि हो सकता है ऑनलाइन कनेक्टिविटी ना मिले पूरे टाइम, तो जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं कुछ टीचर्स यूट्यूब्स पे डाल रहे हैं, कुछ टीचर्स व्हाट्सएप पे सर्कुलेट कर रहे हैं, तो वो बच्चों के पास हमेशा अवेलेबल होते हैं कि वो उन्हें देखकर तैयारी कर सके। और एक बात और, जो ये कि हम लोग अभी इतनी सारी बातें करें, तो मुझे लगता है ये ब्लेंडेड लर्निंग हमारे सिस्टम में बहुत पहले से आ चुका है। अब शायद उसका ज़्यादा बड़ा रूप है, क्योंकि पहले भी जब कोरोना नहीं था तभी भी टीचर्स और बच्चे ऑफलाइन तो पढ़ते ही थे, पर जो बच्चे ज़्यादा एंथुसियास्टिक होते थे वो बाहर के टीचर्स के साथ ऑनलाइन मीटिंग्स करते थे, ऑनलाइन नोट्स और वीडियो शेयर करते थे। और जो असेसमेंट की बात है मैम, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है पिज़्ज़ा, जो एक इंटरनेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है। सो दैट वो एग्ज़ाम भी ऑनलाइन ही इंटरनेशनल लेवल पे कंडक्ट होता है, बच्चे अपीयर हो रहे हैं और बहुत अच्छे परिणाम दे रहे हैं। तो शिक्षा, एक्चुअली एजुकेशन इज़ व्हाट एन एजुकेशन डज।
तो अब जो शिक्षा है उसने बच्चों को सिखा दिया है अपने आप को टेक्नोलॉजिकली भी एडवांस करने का। तो जो दूर दराज गाँव में हैं वे भी अब सीख रहे हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी का बेहतर प्रयोग करें और शिक्षा प्राप्त करने के लिए आगे आए। आप सच में कभी कभी उन बच्चों को देखकर खुशी होती है जो गांव में रहते हैं, जिनके पेरेंट्स खेती किसानी करते हैं, लेकिन वो क्लासेस में हमेशा रहते हैं, हमेशा तत्पर रहते हैं। चलिए, ये सकारात्मक बातें भी आपने बताई। मुझे लगता है आकांक्षा जी, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। बिल्कुल जवाहर जी, यहाँ पर एक चीज मैं देखूं, जैसा उन्होंने कहा कि बच्चे आजकल सब कुछ समझ गए हैं कि उन्हें टेक्नोलॉजी में ही जाना है और आगे चलकर इसमें बहुत ज्यादा भविष्य है। आपको लगता है कि टीचर्स के लिए भी बड़ी चुनौती हो गई है कि अपने सब्जेक्ट को कितने अट्रैक्टिव तरीके से वीडियो बनाएं, बच्चों के लिए डालें, या आप नेट पे देखिए, सर्च करिए, अगर हिंदी से लेकर सारे सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के साथ छोटी छोटी वीडियो बनाकर समझाया जा रहा है। तो आपको लगता है कि टीचर्स की भी भूमिका थोड़ी सी बढ़ी है और बहुत जिम्मेदारी वाली हो गई है? हाँ, बिल्कुल है, और क्रेडिट भी है टीचर्स को, क्योंकि आजकल के बच्चे जो हैं वो हमसे ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली बेटर समझ सकते हैं। वो मोबाइल, यानी मैं फिजिक्स समझने के लिए अपने टीचर के पास जाऊंगा, लेकिन मोबाइल अगर समझना है एज ए पेरेंट तो मैं अपने बच्चे के पास जाऊंगा। ये तरीका ही हो गया। तो आजकल के बच्चे सीख जाएंगे, इसमें मुझे कोई दो राय दिखती नहीं है। लेकिन टीचर्स ने जिस तरह की टेक्नोलॉजी से दूरी बना रखी थी, या उनको लगता था कि अरे इसका क्या मतलब है, अभी सडनली उन्होंने इतना कुछ सीखा है इन बच्चों के लिए और इतना अच्छे से परोस रहे हैं ये चीज़ें, कि क्रेडिट ये है कि कोरोना वॉरियर्स एक्चुअली हमारे ये टीचर्स हैं जो दिन रात मेहनत करके सीख कर इन बच्चों को सिखा रहे हैं। डॉक्टर शामली, आपसे भी मैं यही सवाल करना चाहूंगी, क्योंकि वो टीचर्स जो लगातार 20-20, 22-22 साल से पढ़ा रहे थे, ब्लैक बोर्ड में पढ़ा रहे थे, बच्चों को पीट कर पढ़ा रहे थे, डांट कर पढ़ा रहे थे, प्यार से पढ़ा रहे थे, वो सीधे नेट के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से पढ़ाने के लिए चले गए। ये तो तारीफ की बात है, लेकिन एक नया रास्ता जरूर खुलता है जब कोई रास्ता बंद होता है। ये भी कोरोना काल में हमने देखा एजुकेशन में। डॉक्टर शामली, सुन पा रही हैं आप मुझे? जवाहर जी, आपसे ही मैं इस सवाल को करूंगी, क्योंकि शिक्षाविद से पूछा था तो मुझे लगता है इसका जवाब आप ही देंगे। ग्रामीण इलाकों में टीचर्स के लिए ये चैलेंज है। शहरी इलाकों में तो फिर भी क्या है, मैं अपने बच्चों को देखूंगा यूट्यूब यूज कर रहा है ये। खेती किसानी करने वाले माँ बाप और टीचर्स, हाँ, इनको थोड़ा सा ये चैलेंज है कि बच्चे सीख जाएंगे, हाँ, लेकिन वहाँ के टीचर्स को सिखाना थोड़ा मुश्किल है। उसके लिए मुझे लगता है राज्य शासन ने बहुत प्रयास किया है, पढ़ाई तू हर द्वार और बाकी ट्रेनिंग सेशंस जो किया है उन्होंने बहुत किया है, लेकिन अभी भी अपर्याप्त है, क्योंकि 37% ये आंकड़े हैं कि 37% लोग अभी भी एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं जो चीज़ आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। चलिए, चुनौतियां तो है, लेकिन जब रास्ते बंद होते हैं, मैंने कहा जवाहर जी, जब रास्ता आपके पास बंद हो गया, आपके पास विकल्प ही नहीं है, तो आप नया रास्ता ढूंढते हैं, और ये वही दौर है जिसमें हम एक नए रास्ते की तरफ बढ़ रहे हैं, शिक्षा में भी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी जवाहर जी, और शामली जी आपका भी शुक्रिया, राहुल जी आपका भी धन्यवाद, आकांक्षा आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।